नमस्कार, लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। 11 बज रहे हैं, हम लाउड अभय दुबे शो में और अभय जी हमारे साथ हैं। अभय जी आपका स्वागत है। अभय जी 26 जून को दिल्ली के अंबेडकर सभागार में एक बड़ी सभा हुई, जिसमें संघ के सारे लोग थे और उसमें सबसे प्रमुख थे श्री दत्तात्रेय हास बोले। हास बोले नहीं है, वो हास बोले कहलाते हैं, दत्तात्रेय। और उन्होंने वहां पर भाषण देते हुए वहां दो चीजें हुई। एक तो ये हुआ कि उन्होंने कहा कि संविधान से दो शब्द हटा देने चाहिए, सेकुलरिज्म और ये जो सोशलिज्म, ये दो शब्द हटा देने चाहिए। इसको हटाने के साथ एक वहां पर और नई चीज हुई जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और जिसका मैं आपको जानकारी भी देना चाहता हूँ। दत्तात्रेय जी ने ये कहा कि देश के सबसे पहले मीसाबंदी श्री राम बहादुर राय। श्री राम बहादुर राय वरिष्ठ पत्रकार हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष हैं और कई विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति। मंच पे श्री राम बहादुर राय और श्री गोविंदाचार्य थे। तो वहां ये हुआ कि अगर गोविंद जी संघर्ष नहीं करते तो इमरजेंसी नहीं खत्म होती। और दूसरी चीज कि राम बहादुर राय देश की पहली मीसाबंदी है। अब मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि मार्च 16 को मुजफ्फरपुर में 3 लोग गिरफ्तार हुए, जिनमें एक नाम कुमार प्रशांत का है। कुमार प्रशांत हमारे बीच में है। दूसरा नाम किशोर शाह का है, किशोर शाह भी यहाँ है। और तीसरा नाम संतोष भारती का है, जो 16 तारीख को बिहार में मीसा में 16 मार्च को गिरफ्तार हुए बिहार में। और उसके बाद अगले दिन एक व्यक्ति अस्पताल में आया, मुजफ्फरपुर अस्पताल में, लहू लोहान, जो उस समय जिनका नाम था सुरेश वात्सायन, वो अपना नाम लिखते थे। बाद में उन्होंने अपना नाम सुरेश शर्मा कर लिया, जो बाद में सांडे टाइम्स के संपादक हुए। बड़े पत्रकार हैं और बड़े संपादक हैं, उन्होंने बहुत सारी किताबों का संपादन किया है, सुरेश शर्मा जी ने। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि देश के पहले मीसाबंदी श्री राम बहादुर राय नहीं थे और उनका महिमा मंडन क्यों वहां किया गया, मेरी समझ में नहीं आया। मैं राय साहब को आपका ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद एक खत लिखूंगा और उनसे कहूंगा कि आप थोड़ा सा संशोधन कर लें इतिहास के ज्ञान में। और मैं डेट दे रहा हूं कि 16 मार्च 74 को जो 3 लोग गिरफ्तार हुए और चौथा आदमी सुरेश शर्मा, वो भी हमारे बीच में जीवित है, वो गिरफ्तार हुए। और इसके बाद जयप्रकाश जी ने, लोकनायक जयप्रकाश जी ने सर्च लाइट में एक लेख लिखा अब्दुल गफूर को संबोधित करते हुए। उन्होंने अब्दुल गफूर से कहा कि जिन लोगों को आपने लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने के अपराध में गिरफ्तार किया है, ये वो लोग हैं जो आपको लॉ एंड ऑर्डर कैसे बनाया जाता है ये आपको सिखा सकते हैं। और उसमें हम सबके नाम थे, मेरा नाम था, कुमार प्रशांत का नाम था, इनका सुरेश शर्मा का नाम था और किशोर शाह का नाम था। किशोर शाह केनिया से हिंदुस्तान में आए थे और वो जेपी आंदोलन को देखने के लिए आए थे। तो उनकी गिरफ्तारी हुई तो वहां पर अखबारों ने लिख दिया, जैसे हमेशा लिखते हैं, कि इसमें विदेशी हाथ है। बहरहाल ये पहली गिरफ्तारी थी, तो ये मैंने करेक्शन किया। और इस समय सेकुलरिज्म को हटाने का और सोशलिज्म को हटाने का सवाल आपसे कई जगह पूछा गया होगा। मैं भी सवाल पूछ रहा हूँ कि इसको अचानक दत्तात्रेय जी ने क्यों सामने वो ले आए। और ले आए और वहां पे बहुत लोग थे, नितिन गडकरी बैठे हुए थे। उन्होंने भी कहा कि देश में आपातकाल हटता ही नहीं अगर राम बहादुर राय जैसे लोग नहीं होते जो पहले मीसाबंदी थे, या गोविंदाचार्य जी जिन्होंने संघर्ष किया। बहुत अच्छी बात है, इनका रोल था, लेकिन सिर्फ इन्हीं का रोल था ऐसा नहीं। तो मैं आपसे ये इस सवाल के ऊपर इसलिए बात करना चाहता हूँ कि संघ के लोग इतने गैर जानकार तो नहीं है। जिस रात जयप्रकाश जी गिरफ्तार हुए दिल्ली में, उसी रात सारे लोग गिरफ्तार हो गए और बेंगलोर से अटल जी और अडवाणी जी गिरफ्तार हुए और ये सारे लोग जेल में रखे गए। वो अलग बात है कि जेल में एक संगठन से जुड़े हुए लोग 6 महीने के बाद ही माफी मांग के निकलने लगे, क्योंकि इंदिरा जी ने ये संदेश भिजवाया कि जो लोग
माफी मांग के निकलना चाहते हैं वो निकल जाए, और एक संगठन से जो लोग बड़ी संख्या में माफी मांग के निकले, मैं उस संगठन का नाम नहीं लेना चाहता, सब जानते हैं। कोई अगर भी सवाल करेगा तो मैं उसका नाम दे बोल सकता हूँ। तो मैं इस संघ के इस विचार को लेके, उनकी सोच को लेकर के, और खासकर ये पहले मीसाबंदी होने के नाते जो कोशिश की गई एक ऐसे सत्य को स्थापित करने की की जो पूर्णतः सत्य है। अभय जी। संतोष जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की एक प्रवृत्ति है कि वो उन एक कामों मिनट का भी एक मिनट श्रेय एक 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 मिनट, और हम लोग आपस में ये बात कर रहे थे कल कि जो लोग गिरफ्तार हुए उसमें सबसे कम उम्र के आदमी आप थे, जो अपने पिताजी के साथ जबरदस्ती गिरफ्तार होकर के जेल में डाल दिए गए। तो ये हम लोग बात कर रहे थे। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि अभय जी भी आपातकाल में काम करते हुए अपने पिताजी के साथ जेल चले गए, तो उस समय इनकी उम्र मेरा ख्याल है 12 या 14 साल रही होगी। तो अभय जी इसको भी नहीं, मैं शामिल थोड़ा करके पढ़ा था, बताइए। मैंने जेल से ही बीए प्रथम वर्ष का इम्तिहान दिया। तो मैं जी अब आता हूँ उस मुद्दे पर। देखिए, आपातकाल का प्रश्न, उससे हम क्या सीख सकते हैं? ये चीज हम लोगों के व्यक्तिगत अनुभव, जो कि बहुत ही तल्ख है, जिसमें इंदिरा गांधी की इमरजेंसी ने हम लोगों का बड़ा दमन किया, हमारे परिवारों का नुकसान हुआ, हमारी राजनीति का नुकसान हुआ, हमारा व्यक्तिगत नुकसान हुआ, और सारे देश में लोकतांत्रिक और राजनीतिक अधिकारों का हनन किया गया। ये उस तजुर्बे से एक अलग चीज है। आपातकाल से हम लोग क्या सीख सकते हैं? जहां तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, मैं ये मानता हूं कि उनके अंदर एक बड़ी जानी बूझी कोशिश चलती रहती है कि किस तरीके से वो उन कामों का श्रेय तो लें ही जो उन्होंने किए हैं, उन कामों का भी श्रेय ले लें जो उन्होंने नहीं किए हैं। जैसे इस वक्त कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी, इसका श्रेय कांग्रेस के बजाय अगर भाजपा का बस चले तो सारा श्रेय वो ले। सन 42 के आंदोलन में संघ की क्या भूमिका थी? और भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ तो तब थे ही नहीं, उनका अस्तित्व ही नहीं था। जनसंघ तो 1950 में बना, भारतीय जनता पार्टी 80 में बनी। तो लेकिन पूरे आजादी की लड़ाई का भी सारा श्रेय जो है वो डॉक्टर हेडगेवार को दे दिया जाता है, क्योंकि वो एक बार गांधी जी के आंदोलन में जेल में गए थे। दूसरे, जो संपूर्ण क्रांति का आंदोलन था, उसमें विपक्ष के एक घटक के रूप में जनसंघ की ने भी एक भूमिका निभाई थी। फिर इमरजेंसी लगी, और इमरजेंसी में जनसंघ के और संघ के बहुत लोगों को जेल में डाला गया। इटावा के जिस जेल में मैं बंद था और मेरे पिताजी बंद थे, उस जेल में भी संघ के बहुत से लोग थे और जनसंघ के भी कई लोग थे। वहीं एक छोटी सी बैरक थी, उसमें कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया को रखा गया था। जब मैंने बीए जेल प्रशासन को अर्जी दी कि मुझे बीए प्रथम वर्ष का इम्तिहान देने दिया जाए, तो मुझको उस बड़ी बैरक से, जहाँ पे सारे राजनीतिक बंदी थे, वहां से स्थानांतरित करके अर्जुन सिंह भदौरिया के पास भेज दिया गया, जो मेरे पिताजी के अनन्य मित्र थे और मेरे लिए पिता तुल्य थे। आज भी मेरे मन में उनकी स्मृति वैसी ही है, और उन्हीं के साथ रहकर मैंने वहां पर अपनी पढ़ाई की। और वहीं पर एक अध्यापक आता था, परीक्षक आता था, जो जिसके पास कॉपी होती थी, इसके पास पर्चा होता था। वो मुझे पर्चा देता था, मैं वहां पर उस पर्चे को तोड़ता था। वहीं से मैंने बीए प्रथम वर्ष किया। ये सारे प्रश्न अलग हैं। और मैं मानता हूं कि अगर भाजपा इस बात की कोशिश कर रही है कि सारी आजादी, तथाकथित दूसरी आजादी की लड़ाई सारी कुछ उसने लड़ी और सारा श्रेय उसको दे दिया जाए, तो मेरे ख्याल से हमारे और आपके अंदर इतनी उदारता है कि वो आप ले जाइए सारा श्रेय। प्रश्न ये है कि सारा श्रेय लेने के बाद और कांग्रेस को कटघरे में खड़े करने के बाद में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आपने दूसरी आजादी की लड़ाई और इमरजेंसी से क्या सीखा? ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है। देखिए, जिस वक्त इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, उस वक्त चुनाव आयोग के ऊपर कोई संदेह का बादल नहीं था। आमतौर पर चुनाव आयोग को एक निष्पक्ष रूप से काम करने वाली, जो कि कोशिश कर रही थी कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकतांत्रिक चुनाव हों, ऐसी संस्था के रूप में जाना जाता था। अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े आते थे, उन आंकड़ों के ऊपर कोई संदेह नहीं करता था। छत पर खड़े होकर कोई ये दावा नहीं करता था कि ये देश तो हिंदू राष्ट्रीय है, केवल उसे घोषित करने की देर है।
जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में एक बुनियादी प्रश्न उठाया गया कि हमारा प्रतिनिधि कैसा हो, और अगर हमारा प्रतिनिधि हमारी कसौटियों पर खरा नहीं उतरता तो हमें उसे वापस बुलाने का अधिकार मिलना चाहिए। राजनीतिक भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए, क्योंकि वो पूरे सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार की जड़ है। चुनाव से धनबल और बाहुबल पर नियंत्रण लगना चाहिए। ये तमाम बातें उसमें होती थीं। जो छात्र युवा कार्यकर्ता थे वो सब इन प्रश्नों को उठाते थे। जनता को लोकतंत्र के केंद्र में होना चाहिए, इसीलिए नारा लगाया गया था, सिंहासन खाली करोगे जनता आती। अच्छा, अब आप देखिए, और ये बात मैं केवल भारतीय जनता पार्टी तक सीमित नहीं रखूंगा। इस देश में जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं वो सारी की सारी पार्टियां कभी ना कभी सत्ता में रह चुकी हैं, और न केवल एक बार सत्ता में रह चुकी हैं बल्कि कई कई बार सत्ता में रह चुकी हैं। कांग्रेस ने आपातकाल के बाद 19 साल तक केंद्र में सत्ता का सुख भोगा है, 19 वर्ष तक। भारतीय जनता पार्टी ने ये 11 साल जोड़ दिए जाए तो 17 वर्ष केंद्र में शासन किया है। उसके बाद चाहे आज की समाजवादी पार्टी हो, जनता दल हो, जनता दल के विभिन्न घटक हों, कम्युनिस्ट पार्टियां हों, सामाजिक न्याय की बात करने वाली पार्टियां हों, कोई भी किसी तरह तरह की पार्टियां हों, सभी किसी न किसी रूप में, कोई राज्य में कई कई बार सत्ता में रही है, कोई केंद्र में गठजोड़ों के जरिए सत्ता में रही है। आप देखिए 1975 के बाद से भारत में लोकतंत्र की क्वालिटी में लगातार गिरावट आती गई है। आज की स्थिति क्या है, अगर आपको बहुत संक्षेप में मैं कहूं, बहुत ज्यादा समय इस पर नहीं लेना चाहता, हमारे कार्यक्रम के 11 मिनट तो हो ही गए हैं, मैं कहता हूं अब बहुत संक्षेप में कहें तो इस वक्त जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं और जितनी संस्थाएं सीधे सीधे सरकार के अधीन है, इन सारी संस्थाओं का एक ही अघोषित दायित्व हो गया है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बनाए रखा जाए। इसके अलावा इनका और कोई काम ही नहीं है। भाजपा का नेतृत्व एक हैप्पी नैरेटिव चलाता है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, और ये तमाम संस्थाएं जो हैं उस हैप्पी नैरेटिव को की तस्दीक करती हैं, उसका इको चैम्बर बनती हैं, और लगातार यही आवाज देश में बार बार सुनाई देती रहे, ये लगातार कोशिश करती हैं, और इसके लिए इन्हें किसी भी हद तक जाने में कोई संकोच नहीं है। 1975 में जो मीडिया होता था वो विपक्ष से सवाल नहीं पूछता था, वो सरकार से सवाल पूछता था। और आज क्या है कि सरकार को क्लीन चिट देता है ये मीडिया, और विपक्ष को कोने में धकेलता है, कटघरे में खड़ा करता है। भारतीय लोकतंत्र केवल नाम मात्र, मैं कहूंगा ये नाम मात्र का लोकतंत्र रह गया तो लोग कहेंगे कि भाई मैं बढ़ चढ़ के बातें कर रहा हूं। चुनाव के जरिए, ये बात सही है कि चुनाव के जरिए सत्ता बनती है इस देश में, आज भी बनती है चुनाव के जरिए, कभी बदलती है कभी नहीं बदलती है, लेकिन जो भी कुछ होता है वो चुनाव के जरिए होता है, और मतदान प्रतिशत भी बढ़ता जा रहा है। विभिन्न कमजोर जातियां भी मतदान में उत्साहपूर्वक भाग ले रही हैं, और स्त्रियां भी मतदान में उत्साहपूर्वक भाग ले रही हैं। ये सारी बातें सही हैं। विडंबना यह है कि इतनी सही और उत्साहजनक बातों के बावजूद इस लोकतंत्र में प्राण क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, इसकी आत्मा कहां चली गई है। भारतीय ज्ञान परंपरा तो कहती है कि शरीर और आत्मा मिलकर ही मनुष्य का निर्माण करते हैं और समाज का निर्माण करते हैं। जब आत्मा चली जाती है तो शरीर खत्म हो जाता है, शरीर को जला दिया जाता है। यही तो भारतीय ज्ञान परंपरा है। लेकिन ये भारतीय ज्ञान परंपरा हमारे लोकतंत्र में खरी नहीं उतरती। यहां पर आत्मा और शरीर का कोई मेल है ही नहीं। लोकतंत्र की आत्मा कुछ और है, और लोकतंत्र का शरीर चुनाव के जरिए बनने वाली इस सत्ता की ओर है। जैसा कि ग्लोबल परिघटना बन गई है कि चुनाव होता है, नेता जनता के वोटों से चुनकर आता है और अपने आप को इलेक्टोरल ऑटोक्रेट, चुनाव के जरिए स्थापित तानाशाह निरंकुश शासक के रूप में स्थापित कर देता है। वही डोनाल्ड ट्रंप हैं, वही एर्डोगन है, वही नरेंद्र मोदी हैं। उसी तरीके से सब सारा काम दुनिया में हो रहा है, और इसी ग्लोबल रुझान का एक प्रमाण आप भारत में देख सकते हैं। हमारी दिक्कत ये है कि विषय इतने गंभीर हैं, हम लंबी देर तक, आपने सही कहा कि हम रुक नहीं सकते, और अभी 14 मिनट के करीब होने जा रहे हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं कि ये कौन सा खेल चल रहा है कि ट्रंप ने फिर कहा कि मैंने भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध रुकवाया, और हमारी सरकार, विदेश मंत्रालय का स्पोक्समैन एक बार कह गया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री और हमारे विदेश मंत्री सीधे अमेरिका का नाम लेकर के नहीं कह रहे हैं कि ट्रंप आप गलत कह रहे हैं।
वो बात करते हैं, उसके बाद ट्रम्प फिर कह देते हैं कि हमने भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध रुकवाया। और इतना ही नहीं, ट्रम्प जिस तरीके की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरीके से वो अभी ईरान, इराक, रशिया, चीन और नॉर्थ कोरिया को लेकर के अपनी रणनीति बना रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या ट्रम्प फिर कोई बड़ा खेल खेल रहे हैं ताकि बाजीगरी के बीच में वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली पुरुष या दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका को मनवा लें और बाकी लोग उनकी अधीनता स्वीकार कर लें? देखिए, ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही जो दांव खेला उसको हम टैरिफ के नाम से जानते हैं, और वो दांव इतना आसान नहीं था जितना हम लोग समझते थे। हमने तरह तरह से उसकी व्याख्याएं की, लाउड इंडिया के मंच पर भी व्याख्याएं हुई, हम दोनों उसके अंदर शामिल रहे। लेकिन आज क्या दिखाई पड़ता है, अब तो काफी दिन हो गए ये दांव खेलते खेलते उन्हें। इस बीच में उन्होंने एक युद्ध भी लड़ दिया उन्होंने ईरान में, और कई युद्धों का संघर्ष विराम कराने की सफलता का दावा भी उन्होंने कर दिया। नोबेल शांति के नोबेल पुरस्कार उन्हें दिया जाना चाहिए, ये उन्होंने दावा भी कर दिया। ये दांव उनका ये है कि वो ये चाहते हैं कि दुनिया में आपसी सहमति के आधार पर जो विश्व व्यवस्था तैयार हुई थी, उस विश्व व्यवस्था को तोड़ फोड़ दिया जाए, और कुछ इस तरीके से तोड़ा जाए कि अमेरिका के खिलाफ बाकी सारे देश एकजुट न होने पाए। क्योंकि अमेरिका की आर्थिक और सामरिक ताकत बहुत ज्यादा बड़ी है, और वो चीन जो उससे प्रतियोगिता करने की कोशिश कर रहा है, अभी अमेरिका से बहुत पीछे है। रूस तो बहुत पीछे रह गया है। भारत जैसे देशों की कोई औकात ही नहीं है अमेरिका से प्रतियोगिता करने की, और किसी भी देश की कोई औकात नहीं है चीन को छोड़कर। तो ट्रंप का दांव यह है कि किसी तरीके से दुनिया के अमेरिका से उत्पीड़ित देश, चाहे कितने भी शक्तिशाली हों, एकजुट न होने पाए, और वो अमेरिका से अलग अलग ट्रेड ट्रीटी करें। अब जब उन्होंने ये बयान दिया कि भारत के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेड डील होने वाली है, उससे ठीक पहले उन्होंने चीन के साथ एक बड़ी ट्रेड डील कर ली। अब आप देखिए, चीन इजराइल और ईरान के युद्ध में अमेरिका को चेतावनियां जरूर दे रहा था, लेकिन चीन खुलकर सामने आने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो चाहता था कि अमेरिका से पहले ट्रेड डील हो जाए। अगर वो खुल के सामने आ जाएगा तो ट्रेड डील नहीं हो पाएगी। जैसे ही ट्रंप ने भारत के बारे में बयान दिया, वैसे ही चीन के वाणिज्य मंत्री ने घोषणा कर दी कि हमारी अमेरिका के साथ में जबरदस्त किस्म का एक व्यापारिक समझौता हो गया है। अच्छा, आप हाँ बोलिए, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था, लेकिन इस बीच में दुनिया में दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में अयतुल्लाह खुमनई ने अपना अपना पैर जमा दिया, और उन्होंने इतना बड़ा पैर जमाया कि पूरा गल्फ उनकी रेंज में आ गया। और उन्होंने बाकायदा अमेरिकन, ये कहा यह जाता है कि उन्होंने सिर्फ ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज की, लेकिन नहीं, उन्होंने अमेरिका के सैन्य अड्डों पर कह के हमला किया कि हम अमेरिका के ऊपर हमला कर रहे हैं। और आज भी वो कह रहे हैं कि हमने कोई सीज फायर नहीं किया है। तो कुल मिला के, और इसराइल बोल रहा है भारत की भाषा कि युद्ध अभी जारी है, जब जरूरत होगी तो हम युद्ध कर लेंगे। लेकिन ट्रंप और पुतिन के बीच में जो सबसे बड़ा नाम उभर के आया है, वो 90 साल के उस नेता का है जिसका नाम अयतुल्लाह खुमनई है। तो ये जो इससे दुनिया का शक्ति संतुलन, आपको क्या लगता है, वो इसके ऊपर देखिए, फर्क पड़ेगा? अयतुल्लाह खामनेई की जो साख है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। उस साख का ज्यादा महत्व मैं समझता ये हूं कि इस वक्त इस्लामिक विश्व जो है, जो बहुत बड़ा विश्व है, बहुत ताकत, बहुत बहुत उसकी उसकी उसका आकार बहुत बड़ा है, देश बहुत से हैं। हालांकि ईरान शिया देश है, लेकिन सुन्नियों के बीच में भी मैं पहली बार देख रहा हूं कि शिया नेतृत्व की साख बहुत मजबूत हुई है। आज अगर भारत के आप सामान्य किसी सुन्नी व्यक्ति, सुन्नी मुसलमान से बातचीत करें जो थोड़ा राजनीतिक रूप से सतर्क हो, तो आपको वो सऊदी अरब को और कुवैत को और यमन को, इन सबको गरियाते हुए मिलेगा, और वो अयातुल्लाहों के शासन का झंडा बुलंद कर रहा होगा। सारे मुसलमानों को लगता है कि इस वक्त ईरान ही उसका एकमात्र सबसे बड़ा नुमाइंदा है, सच्चा नुमाइंदा है, जिसने अमेरिका के सामने तनकर खड़े होने की हिम्मत की है। इस बात को ट्रंप भी समझ गए हैं कि इस युद्ध से सबसे ज्यादा फायदा अयातुल्लाह अली खामनेई को हुआ है, इसलिए ट्रंप का रवैया भी बदल गया है। अच्छा, ट्रंप
जो बातें कहते हैं, जिस जिस तरीके से काम करते हैं, उसमें उन्हें एक पल में अपने 360 डिग्री घूम जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। वो एक दिन में कई बार एक मुद्दे पे 360 डिग्री घूम सकते हैं। जैसे उन्होंने कल ईरान के ऊपर बम डाले और फिर अब कह रहे हैं कि ईरान को वो $250 बिलियन की मदद देंगे, और जिस फोर्दो नामक सबसे बड़े संयंत्र के ऊपर उसने बंकर बस्टर बम बरसाए थे। पूरी दुनिया में केवल 20 बंकर बस्टर बम हैं जो कि अमेरिका के पास हैं। उसमें से 14 बंकर बस्टर बम जो है ना, वो उन्होंने वहां डाल दिए थे। अस्फहान पर नहीं डाले। तीन उनके परमाणु अड्डे थे, फोर्दो, अस्फहान और नातांज। तो नातांज और फोर्दो के ऊपर उन्होंने 14 बम गिरा दिए, और अस्फहान के ऊपर उन्होंने एक अपने बेड़े से उन्होंने कुछ मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें दगवाई थी उन्होंने। इस तरीके से युद्ध, इस तरीके से उन्होंने पूरा मैनेज किया था। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि अब वो कह रहे हैं कि वो फोर्दो को दोबारा बनवाएंगे, वो अमेरिका दोबारा बनाने के लिए तैयार है। अच्छा, अब ईरान ने क्या किया? ईरान ने कहा ठीक है, हमारे तो तीनों संयंत्र जो थे वो अंतरराष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो थी उसकी निगरानी में थे। उसका एक प्रोटोकॉल होता है। उस प्रोटोकॉल के मुताबिक जो संयंत्र उसकी निगरानी में है और जिसके बारे में उसने घोषित कर दिया है कि ये शांतिपूर्वक शांति शांतिकालीन उद्देश्यों के मकसद से चलाया जाने वाला परमाणु कार्यक्रम है, ये उसने ईरान को उसने सर्टिफिकेट दे रखा था। बिना उस सर्टिफिकेट की परवाह किए हुए पहले तो इजराइल ने हमला किया और उसके बाद अमेरिका ने खुद हमला किया। तो अब ईरान कहता है कि अब हमें परमाणु एजेंसी की निगरानी की कोई जरूरत ही नहीं है, हमें इसकी जरूरत नहीं, हम तो उससे बाहर निकल आए। अगर निगरानी इसकी होती तो इससे अमेरिका की निंदा करना चाहिए था, अमेरिका को रोकना चाहिए था हम पे हमला करने के। इस बात को भी ट्रंप समझ गए हैं कि इससे ईरान को मौका मिल गया है बम बनाने का। और तो अब ट्रंप, जिसे कहते नहीं है कि वो ओवर कंपेंसेट करते हुए, अतिरिक्त कदम उठाते हुए ईरान को पैसा देकर ये कोशिश करना चाहते हैं कि ईरान बम बनाने की तरफ न चला जाए, क्योंकि सारे विशेषज्ञों का कहना है कि इतना ही नुकसान केवल हुआ है बंकर बस्टर बमों के बावजूद, इससे 2-3 साल तो ईरान को उन संयंत्रों की मदद करने में लगेगा। सारा उसने अपना यूरेनियम बचा लिया है, 60% तक पहले से ही एनरिच और परिष्कृत है। कहीं उसने पहाड़ों के अंदर रख लिया है छिपाकर, उसके जरिए फिर से वो अपना परमाणु कार्यक्रम चालू कर सकता है। पहले उसके ऊपर बंदिश भी थी, अब उसके ऊपर कोई बंदिश भी नहीं है। पहले वो ईरान अमेरिका के साथ बातचीत करके समझौते में दस्तखत भी कर सकता था, अब वो समझौते में दस्तखत करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो एक तरह से जो इजराइल से हमला करवाकर और खुद हमला करके अमेरिका ने जो हासिल करना चाहा था वो उसको हासिल नहीं हुआ। अब इस विफलता के बावजूद, इस विफलता को ट्रंप कोशिश कर रहे हैं सफलता में बदला जाए, इसलिए उन्होंने फिर से फोकस ट्रेड पे कर दिया है। अब वो कह रहे हैं कि भारत के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेड डील होने जा रही है उनकी, जल्दी ही होगी, और ऐसी ट्रेड डील होगी जो किसी और देश के साथ नहीं होगी। देखिए ये 3 बातें हैं, जल्दी होगी, बहुत बड़ी ट्रेड डील होगी और किसी देश के साथ नहीं होगी। भारत सरकार ये बात क्यों नहीं कह रही है? मुझे इस बात पर ताज्जुब होता है। अच्छा, और ट्रंप ने कह दिया भारत सरकार मना भी नहीं कर रही, भारत सरकार हाँ भी नहीं कर रही है। कांग्रेस ने कुछ जरूरी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस हमेशा जरूरी सवाल नहीं उठाती है, लेकिन इस बार उसने कुछ जरूरी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने पूछा है कि क्या मोदी सरकार अमेरिका के कृषि उत्पादों के लिए भारत का बाजार खोलने जा रही है? क्या मोदी सरकार अमेरिका के कृषि उत्पादों के आयात पर लगी जो बंदिशें हैं उन बंदिशों को हटाने जा रही है? क्या आयात और सुगम कर रही है? भारत सरकार की तरफ से इन प्रश्नों का कोई जवाब नहीं है, चुप बैठे हुए हैं बिल्कुल भाई। और भारत ने अपने अपने पिछले आजादी के बाद के इतिहास में कभी भी अपने कृषि बाजार को किसी दूसरे देश के लिए नहीं खोला है। जो कुछ भी विदेशी पूंजी के लिए जो चीजें खुलती रही हैं, वो उद्योग का क्षेत्र खुलता रहा है और सर्विस सेक्टर खुलता रहा है, बीमा और बैंकिंग का क्षेत्र खुलता रहा है। भाई अर्थव्यवस्था 3 सेक्टरों में बटी हुई है। प्राइमरी सेक्टर कृषि का है, सेकेंडरी सेक्टर उद्योग का है, और टर्शरी सेक्टर जो है वो सर्विस का, सेवा क्षेत्र का है। तो जो प्राइमरी सेक्टर है उसको कभी नहीं खोला गया है किसानों, क्योंकि बहुत बड़ी किसान आबादी उस पर निर्भर है, इसलिए उनके हितों का ख्याल करते हुए इस बार मोदी सरकार जो गुपचुप अमेरिका के साथ में जो पेंगे लड़ा रही है, उसके पीछे यही दिखाई पड़ता है। अभी हाल ही में योगेंद्र यादव ने एक बहुत अच्छा लेख लिखा था, और जिसमें उन्होंने जो कुछ बातें कही उन बातों पर गौर करना जरूरी है। योगेंद्र यादव का कहना था कि इसके लिए काफी अरसे से जमीन बनाई जा रही है। नीति आयोग के जरिए एक वर्किंग पेपर प्रकाशित कराया गया है, और जब ये पूछा गया क्या ये वर्किंग पेपर
नीति आयोग की आधिकारिक राय है, तो बदले में कह दिया गया नहीं कि ये कि जिसने वर्किंग पेपर लिखा है उसकी निजी राय है। बहरहाल जब वो चाहेंगे उसको आधिकारिक कहने लगेंगे, जब वो चाहेंगे तो उसको निजी कहने लगेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार का बहुत पुराना हथकंडा है। वो हमेशा इन दोनों के बीच में अपनी अपनी दांवबाजी करते रहते हैं। इस वर्किंग पेपर में ये राय दी गई है कि भाई जितनी भी जीएम फसलें हैं, जैसे जीएम सोयाबीन है, जीएम मक्का है, जीएम कपास है, इन फसलों के भारत में आयात के लिए रास्ता साफ किया जाए और जो बैरियर लगे हुए हैं उन बैरियरों को हटाया जाए। जैसे ही ऐसा होता है, चाहे दूध हो, चाहे मुर्गा हो, चाहे अंडा हो, इस सब चीजों में भारत के जितने भी किसान हैं वो सारे के सारे तबाही की तरफ चल पड़ेंगे। और मोदी जी कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। भारत के कृषि मंत्री जो कि आपके शायद अब जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान ही है कृषि मंत्री ना, जो कृषि मंत्री हैं उनको दिलचस्पी इस बात में है कि भाई संविधान की उद्देशिका में से सेकुलर और समाजवाद सोशलिस्ट शब्द हटाया जाए। उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है कि जीएम मक्का आ रहा है, जीएम कपास आ रही है, जीएम सोयाबीन आ रहा है, या वो इसके लाने में खुद लगे हुए हैं चुपचाप, और एक धीरे धीरे करके इसको फेट कंप्लाई कहते हैं, एक ऐसी स्थिति बन जाएगी कहेंगे अब इसके बिना काम नहीं चल सकता। तो हम लोग को ये भी साफ कर देना चाहिए कि जीएम का मतलब है कि वो बीज जो बीज पैदा नहीं कर सकता, मतलब सारे बीज अब अमेरिका से आएंगे। जीएम ये जो जितनी भी जीएम फसलें हैं इनमें बीज पैदा करने की ताकत नहीं है, सिर्फ एक ही फसल पैदा कर सकते हैं, फिर दोबारा आपको लेना पड़ेगा। कुल मिलाकर के खेती एक तरीके से वो गिरवी हो गई है इन बड़ी कंपनियों की। जी, तो अब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये जी, तो एक ये बड़ी चीज है जिसको आपने छुआ। और तीसरा मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो जाति जनगणना जैसी चीज हमारे सामने है कि जो कहा जा रहा है कि 2027 या 29 तक ये पूरी हो जाएगी। बिहार चुनाव को लेकर के आपके पास क्या खबरें हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव नवंबर में होने जा रहा है। बिहार में अभी तक बिहार चुनाव में दो तरह के दबाव हैं, दो तरह के पहलू हैं जिन पे हमें गौर करना चाहिए। एक पहलू तो यह इसका चुनाव आयोग से संबंध है। मतलब वहां पर जिस तरीके से चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई लोग इतनी उम्र तक के लोग कागज जमा करें, क्योंकि उससे शक पैदा हो रहा है, विपक्ष ने संदेह व्यक्त किया है कि बहुत से लोगों का नाम वोटर लिस्टों में से निकालने की योजना पर काम चल रहा है। लोगों का नाम निकाला जाएगा, मनचाहे लोगों का नाम जोड़ा जाएगा और इस तरीके से चुनाव जीतने की पूरा बंदोबस्त कर लिया जाएगा। ये विपक्ष का आरोप है। चुनाव आयोग की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं आ रहा है। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में विपक्ष ने कहा है कि अगर देखिए ये काम चुनाव आयोग ने किया तो हम सड़कों पर उतर आएंगे। और अगर विपक्ष इस सवाल पर सड़कों पर उतर आया, और राष्ट्रीय जनता दल का जनाधार काफी अच्छा है, बड़ा है, उसके सड़कों पर उतरने का मतलब ये होगा कि बड़े पैमाने पर सड़क पर आंदोलन होंगे। तो ये भारत के इतिहास में पहली बार होगा कि चुनाव आयोग के खिलाफ कोई जन आंदोलन होगा। अभी तक आंदोलन होते हैं सरकार खिलाफ होते हैं, चुनाव आयोग को प्रतिवेदन दिए जाते हैं, अर्जियां दी जाती हैं, मेमोरेंडम दिए जाते हैं, ज्ञापन दिए जाते हैं, लेकिन आंदोलन नहीं होता चुनाव आयोग के खिलाफ। इस बार चुनाव आयोग के खिलाफ बिहार में आंदोलन होगा, ये एक बड़ी बात होगी। दूसरी जो बिहार चुनाव में रेखांकित करने वाली बात है वो है एनडीए के भीतर क्या हो रहा है। ये भाई एनडीए के भीतर स्थिति यह है कि पिछले विधानसभा चुनाव की तरह इस बार फिर चिराग पासवान की मदद से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस बार नीतीश कुमार, ऐसा लग रहा है देखने में, इस बार नीतीश कुमार की राजनीति की अंत्येष्टि कर दी जाए। और नीतीश कुमार इतना ज्यादा एनडीए की राजनीति में फंस चुके हैं, या उन्हें मोदी जी ने किसी तरीके से बहला दिया है, जो भी हो, कि वो इसका किस रूप में संज्ञान ले रहे हैं ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। क्योंकि नीतीश, मैं समझता हूं अपनी तमाम शारीरिक समस्याओं के बावजूद भी नीतीश कुमार का जो पॉलिटिकल एंटेना है वो अभी भी काफी शार्प है, मैं ये मानता हूं। तो वो समझ तो रहे हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन वो उसके खिलाफ क्या पेशबंदी कर रहे हैं और वो उसके खिलाफ कैसे काम कर रहे हैं, ये बात अभी निकल कर नहीं आ पाई है।
अभी तक क्या होता था कि जो भी हो, नीतीश कुमार सीटों के बंटवारे में अपनी मनवा लेते थे, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो। इस बार भाजपा उसमें भी फच्चर लगाना चाहती है। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण, दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है बिहार चुनाव के संदर्भ में। हालांकि केसी त्यागी अब राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं है जेडीयू के, लेकिन उनका बयान आया है कि वो जो मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनेंगे, चाहे जैसे बने। तो अब ये उनका बयान मुख्यमंत्री, महत्वपूर्ण है कि अमित शाह का बयान महत्वपूर्ण है, मैं पूछना चाहता हूं। उन्होंने अमित शाह के बयान से पैदा हुई परिस्थिति को थोड़ा सा संभालने के लिए ये वक्तव्य दिया है त्यागी जी ने। अमित शाह ने क्या कहा? अमित शाह ने कहा कि उनके नेतृत्व में चुनाव होगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये अभी नहीं कहा जा सकता है। ऐसा कभी तो आज तक हुआ है बिहार में कि ये कहा गया हो कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे? ये अभी तय नहीं है। और अमित शाह के बयान तो देने के बाद में अभी एक आधिकारिक स्थिति बन गई है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, चुनाव से पहले तय नहीं है। अभय जी, अगर अमित शाह जी के बयान से मतलब निकालना है, तो फिर तो उत्तर प्रदेश में भी निकालना चाहिए, जहां मुख्यमंत्री थे और उनकी उपस्थिति में अमित शाह ने बयान दिया कि मेरे मित्र केशव केशव मौर्य यहाँ है, इसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है। उन्होंने मुख्यमंत्री का नाम ही नहीं लिया। तो क्या हम ये माने कि उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री बदलने की कवायद अमित शाह के अगर बयान से नहीं, ये अमित अर्थ शाह, जहां निकालना तक हो अमित तो? शाह का अपना इरादा है, अमित शाह की बस चले तो वो योगी आदित्यनाथ को वो कल ही हटा दें वहां से। उनको कहें कि भाई जाइए आप अपने मठ में जाइए और सुबह सुबह शाम की आरती कीजिए। तो वो और तो ये तो उनके हाथ में ये नहीं है ना। योगी तो ये योगी जी ने अपनी इच्छा भी जाहिर की है कि मुझे आगे नहीं बढ़ना है, मैं तो अब यहाँ से अपने यहाँ गोरखनाथ मंदिर नहीं में नहीं, ही ऐसी रहूंगा बात नहीं, योगी जी ने इस तरह की इच्छा नहीं जाहिर की। योगी जी की इच्छा उन्होंने, उसका मैं दूसरा मतलब निकालता हूँ। योगी जी से जब ये पूछा गया कि भाई आपके अपनी राजनीतिक भविष्य के बारे में सवाल पूछे गए हैं, तो उनका कहना, उनकी बात का मतलब ये था कि अगर मुझे दिल्ली नहीं जा सकता हूं मैं, तो मैं गोरखपुर चला जाऊंगा। मैं उसका मतलब ये निकालता हूं कि या तो मुझे लखनऊ से मेरा प्रमोशन दिल्ली की तरफ हो, यानी मुख्यमंत्री से मैं प्रधानमंत्री की तरफ जाऊं। और अगर मैं मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री की तरफ नहीं जा सकता, तो फिर क्या मतलब है बैठे रहने का यहां पे? मैं वहां चला जाऊंगा जहां का मैं हूं, महंत हूं वहां का मैं। मुझे तो उनकी बात का मतलब ये नजर आता है। तो ये तो सीधे सीधे महत्वाकांक्षाओं का खेल है। लेकिन अब पिछले दिनों योगी जी ने अपने केस को थोड़ा बिगाड़ा भी है कि उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें हैं जो संघ ने उनसे कही थी, उन्होंने नहीं मानी। तो संघ को भी अब लगने लगा है कि भाई ये बंदा जो है वो शायद हमारे उतने काम का नहीं है जितने काम का हम ये मानते थे। लेकिन अब असली मसला फंसा हुआ है भाजपा के अध्यक्ष का। बहानेबाजी ये की जा रही है कि जब तक राज्यों में चुनाव नहीं हो जाएंगे अध्यक्ष नया नहीं बनेगा। ये बहानेबाजी दरअसल संघ और भाजपा के बीच में सवाल को लेकर जो एक जिच है, जो एक गतिरोध आया हुआ है, एक रस्साकशी सी है, उस रस्साकशी को छुपाने के लिए इस बहाने का इस्तेमाल हो रहा है। तो क्योंकि संघ अब मोदी और शाह के मर्जी का अध्यक्ष नहीं देना चाहता, वो दोनों संघ की मर्जी का अध्यक्ष नहीं स्वीकार करना चाहते। मामला फंसा हुआ है और हमारे परम प्रिय नड्डा साहब जो हैं वो निरंतर अध्यक्ष बने हुए हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि या तो मनोहर लाल खट्टर या भूपेंद्र यादव का नाम रेस में है। शायद भूपेंद्र यादव ज्यादा इस मसले में आगे हैं, क्योंकि खट्टर साहब की उम्र काफी हो चुकी है और संघ का ये मानना है कि अब जो अध्यक्ष हो वो कम से कम आगे 20 साल तक राज करे, या 20 साल तक वो पार्टी को संभालने की कुवत रखता हो। तो किसी महिला का भी नाम चल रहा है जो 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 तेलंगाना की है। पर मेरा ख्याल है कि शायद भूपेंद्र यादव, क्योंकि उत्तर भारत में एक ऐसा नाम है भूपेंद्र यादव का जो यादव समाज में भी फूट डालने की कोशिश कर सकता है। ऐसा मैं सोचता हूँ कि संघ की सोच होगी, मुझे नहीं पता क्या होगा। तो अभी अगले रविवार 11 बजे हम लोग जब बात करेंगे, तो इस सवाल के ऊपर जो आपने अभी आर्थिक बात कही कि जिस तरीके के इससे सवालों को हल कर रहे हैं, या जिस तरीके से नीति आयोग ये पर्चे या विचार फेंक रहा है चारों तरफ, और कह देता है कि ये कैसे हो सकता है कि नीति आयोग एक पर्चा कहे और कहे कि लिखने वाले का व्यक्तिगत विचार है। ये तो एक अजीब तरह का तमाशा हो गया। तो अगले रविवार हम लोग इस विषय के ऊपर भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि अरुण कुमार जी से हम लोग पूछें। आपको याद होगा संतोष जी कि ये
मोदी जी ने इतने लोगों को गरीबी की रेखा से निकाल दिया है। जब ये सब दावा नरेंद्र मोदी ने किया था, तब भी जिस चीज को नीति आयोग की रिपोर्ट के तौर पर पेश किया जा रहा था, दरअसल एक व्यक्ति का लेख था, एक महिला का लिखा हुआ लेख था वो। तो जब उसके ऊपर उसके आंकड़ों को चैलेंज किया गया तो कहा गया वो तो एक महिला का लिखा हुआ लेख है। मोदी जी उसको नीति आयोग की राय की तरह पेश कर रहे थे। तो ये इन लोगों का खेल इस तरह चलता रहता है। सही कह रहे हैं आप, ये चलता रहता है और देश की जनता जो समझती है वो तो समझती है, राजनीतिक दल भी क्या समझते हैं कुछ पता नहीं चलता। लेकिन आपका हमारा जो फर्ज है वो हम पूरा कर रहे हैं कि जो बिटवीन द लाइन्स है या जो अंतर विरोध है इन सारी चीजों के वो हम लोगों के सामने रखें। अब वो जो हम रख रहे हैं, तो अगले रविवार 11 बजे जब हम बात करेंगे तो एक बार इस सवाल को भी हम दोबारा उठाएंगे, देखते हैं कि कोई और नया सफाई आती है या कोई नई जानकारी आती है क्या इस संदर्भ में। तो अभी आज का प्रोग्राम समाप्त करते हैं। हम लोगों ने लगभग 45 मिनट के आसपास, 40 मिनट के आसपास हमने बात कर ली है। अगले रविवार 11 बजे बात करते हैं, देखते हैं तब तक क्या होता है। ट्रंप के फ्रंट पे भी, ईरान के भी फ्रंट पे, और इसराइल के फ्रंट पर भी। बल्कि जी। आपको बता दें कि गाजा में आज अभी जब हम आप बात कर रहे हैं, गाजा में इसराइल ने पूरी तरह बमबारी शुरू कर दी और उसको बिल्कुल ध्वस्त करने की कोशिश हो रही है ताकि वहाँ एक ट्रंप लैंड बनाया जा सके। ट्रंप की कल्पना के आधार पर दुनिया का एक ऐसा शहर खड़ा किया जा सके जहां दुनिया के लोग पर्यटन के लिए जा सकें, और ट्रंप उसके लिए पूरा पैसा देने को तैयार है, ऐसा सुनने में आया है। तो अगले रविवार इन सवाल के ऊपर भी बात करेंगे कि गाजा की इस हत्याकांड के या वहाँ के लोगों के मरने के पीछे, और वहाँ पर न पानी जा रहा है, न खाना जा रहा है, न दवाएं जा रही हैं, और इसराइल अभी भी बुरी तरह ये मान के कि अब बंधकों को भी नहीं छोड़ा पाया है, वो हमास के नाम के ऊपर खत्म कर रहा है पूरे गाजा में बचे हुए घरों को भी और लोगों को भी। तो अगले रविवार बात करते हैं, ये सारे सवाल हैं जिन सवालों पर बात करेंगे। दोस्तों, अभय जी की बातचीत आपको कैसे लगी जरूर बताइए। अभय जी बहुत बहुत धन्यवाद।